Assalamualaikum, dear students. In the previous lecture, we discussed what is the scalar product, which result is a scalar quantity. मतलब हमने एक ऐसी वो प्रोडक्ट वेक्टर्स का जो था वो फाइंड आउट किया जिसका जो रिजल्ट था हमारे पास वो क्या आया था बोला एक स्केलर क्वांटिटी आई थी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो था क्या बोला सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड हुआ करते थे, कोई डायरेक्शन वगैरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से नहीं आया करते थे। तो इसी के साथ जो है हमारा इन द नेक्स्ट लेक्चर या इन दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की ही एक दूसरा पार्ट हमारे पास रह गया था। एक था स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट था। तो आज हम दूसरा जो पार्ट था उसको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन इंटरमीडिएट पार्ट 1 से ही लिया गया है और ये एसएलओ भी वही है कि वो हमने प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करना है दो वेक्टर्स का। ठीक हो गया, तो चलते हैं बच्चों। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, इस लेक्चर में भी हम तीन जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर अप करेंगे। एक क्या है कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है उसको एग्जांपल के साथ जो है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट हम कहाँ यूज करते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली जो है ना। तो उसको एग्जांपल्स के एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो थर्ड काम है हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीन टॉपिक जो है ना बच्चों हमने आज करने हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझने वाला है। ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर ये चीजें हम जो है ना वो वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो ध्यान से समझना है इसको। ठीक हो गया, तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ। Part 1. What is vector product? तो बच्चों हमारे पास जो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है ना वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज होती है, जब भी आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास जो आंसर है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमने एक स्केलर क्वांटिटी आई थी, इसी तरह से जब भी आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो ना तो हमारे पास जो उसका आंसर है, जो उसका रिजल्ट आता है ना वो एक खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को जो है ना वो हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जांपल्स के साथ जो है ना वो कंसेप्चुअली समझेंगे भी कि आखिर जो है इसकी एग्जांपल वैसे जो है ना वो टार्क हमने पहले पढ़ी थी कि टार्क जो है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट से आता है, वो मूवमेंट आर्म और फोर्स के दोनों के ना वेक्टर प्रोडक्ट से आता है। तो इसके साथ बच्चों हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, जनरलाइज करते हैं। फर्ज करो हमारे पास जो है ना अगर इसका फॉर्मेट ड्राइव करना है, वो आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो हमने कहा था कि मल्टीप्लाई के लिए हम दो साइन यूज करते हैं, एक हम डॉट यूज करते हैं और एक जो है वो क्रॉस का साइन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट का साइन हम यूज किया स्केलर प्रोडक्ट के लिए कि जब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। तो इसी तरह से जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना तो उसको हम क्रॉस के साथ जो है ना दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक प्लेन है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रेट चीज है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास तो ये बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना वो कोई भी दो वेक्टर जो है ना वो कोई भी एंगल बना के वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे है दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या बोला बी है। तो इस तरह ये प्लेन के ऊपर जो है ना वो बना वाक्य है और यहाँ पे जो है ना वो एंगल जो है वो एक बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बोला, याद रखना है आप लोगों ने। जब भी मैं ए क्रॉस बी को ना आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी। जब मैं दो वेक्टर्स को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा ना बच्चों, तो आप लोगों ने याद रखना है इसका आंसर क्या आएगा बोला, ए बी साइन ऑफ थीटा। मतलब पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इफेक्टिव कंपोनेंट आता है ना वो साइन थीटा वाला आता है। डॉट वाले के अंदर जो है वो कॉस वाला था और यहाँ पे कौन सा हमारे पास बोला, वो साइन वाला जो है ना वो हमारे पास कंपोनेंट इफेक्टिव है। ए बी साइन ऑफ थीटा, यहाँ तक तो वो स्केलर पॉइंट जैसा ही होगा, स्केलर प्रोडक्ट जैसा ही होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो साथ में एक और टर्म आती है हमारे पास एन जो है वो यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक रिजल्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आनी है, जिसकी क्या होती है बोला मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ साथ क्या होती है बोला डायरेक्शन भी होती है। जो ए बी साइन थीटा है ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और यहाँ पे हमारे पास जो एन यूनिट वेक्टर है ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों,
अब ये जो ए बी हमारे पास साइन थीटा, ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर जो है ना, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो है ना वो फार्मूला है। और ये फार्मूला आता कैसे है, यहाँ पे ए बी साइन थीटा कैसे आ गया, इसको हम जो है ना वो एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तो उसमें जो हम ड्राइव करेंगे कि आखिर जो है वो साइन थीटा ही क्यों आया, हमने जो है वो कॉस थीटा यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों नहीं आया, वो हम तब जो है ना वो समझेंगे। अभी बस आप इसका फार्मूला देखेंगे, वो ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा, और साथ में हमारे पास जो है ना वो एन यूनिट वेक्टर आ गया कि हमारे पास अगर ए ये वेक्टर है, बी वाला ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसका हम वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट देंगे। और ये जो डायरेक्शन है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो उसका आंसर आएगा, ठीक हो गया, जो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आएगा, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसको जो हम डायरेक्शन जो है ना वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो जो एन यूनिट वेक्टर है, कहते हैं उसके लिए हम 3 स्टेप्स, बस बड़े आसान से स्टेप्स, ठीक हो गया। उन स्टेप्स में हम करते हैं क्या है भला बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है। पहले हमने करना है, यहाँ पॉइंट योर फिंगर्स अलोंग द ए, ठीक है, जिस तरफ ए होगा ना वेक्टर उस तरफ आपने अपने फिंगर्स को पहले पॉइंट आउट करना है। उसके बाद कर्ल देम टुवर्ड्स द वेक्टर बी, फिर आपने उसको जो है ना वो बी वेक्टर की तरफ जो है ना वो इन फिंगर्स को कर्ल करना है। और देन द थर्ड स्टेप इज इरेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एन, तो फिर आपने इसको घुमा के जो है ना वो इरेक्ट थंब इरेक्ट करना है, और इस तरफ जिस तरफ थंब होगा ना वो इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन को। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो जो एन है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी की प्लेन के, मतलब फर्ज करो हमारे पास अगर जो ए है, हमारे पास जो वेक्टर ए है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और जो हमारे पास बी वेक्टर है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आएगा ना, जो ये हमारे पास एन आया है, ठीक है, ए को इसकी तरफ करके तो बाई की तरफ, तो ये देखिए बाई की तरफ है, ठीक है, तो ये अलोंग द जी एक्सिस होगा, मतलब इन दोनों की प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे इसको हम बाहर की तरफ, तो ये देखें हमारे पास वो जो है 3D मार्कर तो है नहीं कि वो 3D मार्कर के साथ जो है ना वो इसको मैं बाहर की तरफ जो है वो ऐसे ड्रॉ कर दूं। तो इसके लिए हम करते क्या है, हमको उसको ड्रॉ कर दिखाने के लिए जो है हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो ए बी है ना उस प्लेन के क्या है, ये बोला परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास जो है ना ये जो वेक्टर हमारे पास ऐसे ऊपर की तरफ है जो कि इन दोनों की प्लेन के, ठीक है, ये पेज है, उस पेज के वो जो है ना वो दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी इस तरफ है, ए बी और ये उसके परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर जब होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो है ना ये इसकी डायरेक्शन को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हम राइट हैंड रूल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर फर्ज करें यही अगर काम हम उल्टा कर देना, अगर मैं बी को जो है वो ए के अलोंग जो है ना वो रोटेट कर दूं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब अगर बी के ऊपर मैं बी को एज ए फर्स्ट फैक्टर कंसीडर करूं और उसको जो है वो ए के अलोंग जो है ना रोटेट करूं, तो क्या आएगा, तो देखिए जो थंब की डायरेक्शन आ रही है देखो वो इनवर्ड आ रही है, किस हमारी वाला इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो है ना वो हम यहाँ से जो है ना वो डाउनवर्ड जो है वो यूनिट वेक्टर इंडिकेट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये है तो यूनिट वेक्टर लेकिन इसके साथ माइनस का आएगा, ठीक है, ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो होगा। तो वो हमारे पास जो बी क्रॉस ए आएगा ना वो क्या आएगा बोला, कि वो आएगा हमारे पास बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक हो गया, और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बोला, वो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी ए साइन ऑफ थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा बोला, एन आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पहला एन था वो पॉजिटिव एक्सिस में था, ये चूंकि उसके ऑपोजिट है ना, तो इसलिए इसलिए उसका लिए जो है ना माइनस साइन जो है ना वो इस्तेमाल किया, मतलब वो माइनस जी एक्सिस के अलोंग जो है ना वो होगा। तो यहाँ माइनस को अगर हम यहाँ से बाहर निकाल दें तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस बी ए, या इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में हमारे पास एन यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है उसका आंसर ए बी साइन थीटा एन आया है, लेकिन जो बी क्रॉस ए है उसका साइन आंसर क्या है हमारे पास माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा है, माइनस का साइन है, मतलब ये बेसिकली देखिए दोनों जो है वो है तो इक्वली ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या बोला ऑपोजिट है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है ना, ये दोनों कभी भी आपस में जो है ना वो इक्वल नहीं होते, ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप चाहे वो ए को बी से ए डॉट बी लेते थे या फिर आप बी डॉट ए लेते थे, दोनों का आंसर सेम होता था दोनों तो लेकिन यहाँ पे जो है कि वो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो है ना उन दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं कि नॉन कम्यूटेटिव है। इसकी प्रॉपर्टी को हम वहां पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट पार्ट इसका
हो गया है कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों। हमने ए क्रॉस बी भी करके लिख लिया, बी क्रॉस ए भी करके देख लिया, जो यू था उसको वो एन जो हमारे पास यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन भी जो है ना वो इंडिकेट करने के लिए हमने राइट हैंड रूल जो है ना उसको इस्तेमाल कर लिया है। अब चलते हैं बच्चों हमारे पास उसकी एग्जांपल की तरफ, तो एग्जांपल के साथ जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर जो ये था। तो Part 2. Explanation with example. सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन विद द एग्जांपल। अब एक्सप्लेनेशन एग्जांपल किस तरह देंगे बोला, वो हमारे पास टॉर्क के साथ देंगे हमारे पास बच्चों। टॉर्क क्या चीज है बोला, टॉर्क कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे ना और वो रोटेट करना शुरू कर दे तो हमारे पास हम उसे कहते हैं कि वो जो है क्या करिए बोला हमारे पास वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो उसके अंदर टार्क जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। और टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बोला कि टार्क का फार्मूला हमारे पास होता है, इसका सिंबल हमारे पास ये टा है, ठीक है, वही होता है आर क्रॉस एफ के, ठीक हो गया, आर क्रॉस एफ के। अच्छा, इसको हम इजी करने के लिए सब फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो एक नट है, फर्ज करें हमारे पास ना कोई भी एक स्पैनर है, एक रेंच है, ठीक है, उस रेंच के साथ जो है ना वो हम एक नट को जो है ना वो लेट्स सपोज ओपन करना चाहते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है ना पूरा टाइट है। अब एक चीज याद रखनी है, लेट्स सपोज इस स्पैनर के ऊपर जो है ना वो मैं नीचे से जो है ना वो किसी एंगल के ऊपर जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो फोर्स लगा दी और ये फोर्स हमारे पास, ठीक है, ये मैंने एफ फोर्स जो है ना उसके ऊपर लगा दी। अब जिस पॉइंट के ऊपर याद रखिएगा ये स्पैनर के ऊपर फोर्स लगती है उसका सेंटर से डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक जहां पे फोर्स लगी है ना, यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, और उसको हम आर वेक्टर के साथ जो है ना वो शो करते हैं, ठीक हो गया। मतलब उसकी पोविड पॉइंट से, ये पोविड पॉइंट है और पोविड पॉइंट से लेके जहां पे फोर्स लगे उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसका मूवमेंट आर्म कहते हैं। और ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसलिए है ना डिस्टेंस, तो इसलिए हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब और क्रॉस एफ क्या होगा, अब देखो जरा बच्चों आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे, अब वो जो साइन थीटा करना वो क्यों आया था उस चीज को आप लोगों ने समझना है ध्यान से। अगर यहाँ पे मैं इस फोर्स को जो है ना इसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करूँ तो आपको पता है कि इसका जो है वो एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका कौन सा होगा बोला वर्टिकल कंपोनेंट। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारे पास होगा एफ कॉस ऑफ थीटा और जो वर्टिकल होगा वो होगा हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास दो इसके कंपोनेंट्स आ गए। बच्चों मुझे ये बताओ, अब फर्ज करने हमारे पास ये फोर्स है ना, फोर्स होगी किसी एंगल के ऊपर जो है ना वो एक्ट कर रही है, ठीक हो गया, यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। तो अब वो जो चूंकि हमने इसको कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया, अब बताओ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है ना वो इफेक्टिव होगा। अब एक वो कंपोनेंट जो कि इस नट को देखिए इस रेंज के ऊपर जो है ना वो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है ना वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर किसी रेंज के ऊपर जो है लेट्स सपोज ये नट है, इस रेंज के ऊपर जो है ना वो मैं अलोंग द एक्स एक्सिस इस तरफ जो है ना फोर्स लगाऊंगा तो ये जो है ना रेंज कभी भी घूमेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे से जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तब ये जो है ना हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो रोटेट करना जो है ना वो शुरू कर देगा। इसको आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास एक वो कह ले के स्क्रू है जिसको हमने टाइट किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा टाइट हुआ है इसके अंदर, और ये वो रेंच है जिसके साथ जो है ना हमने इसको ओपन करना है, ठीक है, ये बंद है, ठीक है इसको। अब अगर मैं यहाँ पे ये रेंच, ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट फ्लोर मैंने यहाँ पे रेंच रखा और यहाँ पे जो है ना वो फोर्स लगाने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगाई किसी एंगल के साथ और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास ये मूवमेंट आर्म है, ठीक हो गया। अब बच्चों इसके अंदर टार्क कैसे पैदा होगा, तो देखो अब एक जो कंपोनेंट है वो लोग ये अगर रेंज को मैं लिखें ऐसे और लोग हॉरिजॉन्टल ही खींच रहा हूं तो ये तो रेंज यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा और इसका जो नट है ना वो कभी भी ओपन नहीं होगा, ये स्क्रू ओपन नहीं होगा, ठीक है। ओपन करने के लिए मुझे क्या देखो, अब अगर मैं नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो देखो ये जो नट है ना वो ऐसे ओपन होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इफेक्टिव कंपोनेंट था ना वो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा बोला, वो कंपोनेंट था जो अलोंग द वाई एक्सिस था जो कि ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो नट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर दिखाऊं तो ये देखें अब वो आसानी के साथ रेंज के बगैर जो है ना वो ओपन हो जा रहा है और जब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ से ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो उसकी डायरेक्शन बताता रहूं कि वो डायरेक्शन कैसे आती है बोला, देखो
अब फर्ज करें हमारे पास ये जो वेक्टर आर था, अगर इन दोनों आर और एफ को मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सीखा था कि हमें उन दोनों वेक्टर्स के जो ओरिजिन है ना वो दोनों सेम करने पड़ेंगे। ओरिजिन सेम करने के लिए हम फर्ज करते हैं हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज फर्स्ट वेक्टर हमारे पास वेक्टर आर है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा डायग्राम में, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर आर आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फोर्स है वो किसी एंगल के साथ जो है ना ये वो फोर्स है जो इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रही है, और इसके दरमियान जो एंगल कितना वाला थीटा बन रहा है, इन दोनों का हमने कंबाइन कर दिया। अब इसका जो नीचे हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है वो कंपोनेंट बनेगा, वो होगा हमारे पास क्या वाला, एफ कॉस ऑफ थीटा, और जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास क्या वाला, एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास एफ पॉजिटिव थीटा है वो कोई भी काम नहीं करा, वो रोटेशन के अंदर जो है ना वो बॉडी की हेल्प नहीं करा, टार्क पैदा नहीं करा, तो इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास वो कंपोनेंट है जो इफेक्ट पैदा कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो आर, अब अगर इन दोनों आर और क्रॉस का मैं क्रॉस लूं, आर क्रॉस जो एफ है ना वो क्या आएगा, मतलब हमारे पास है आर एफ, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बोला, एफ की जगह आएगा हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा। और साथ में अब डायरेक्शन किस तरह से हम ये करते हैं, अब इसकी जो डायरेक्शन है ना वो किस तरफ होगी, बोला बच्चा आप लोगों ने याद रखना है। देखो जब हमने उसको रेंज को ऐसे उसके ऊपर फोर्स लगाई ना, तो जो वो गोल को घूमता रहा, ये फोर्स लगने से रेंज घूमा ना, तो जो ये स्क्रू है ना देखो वो किस तरफ आया था, बोला वो वहां से बाहर की तरफ, जब वो ओपन हो रहा था ना तो स्क्रू यहाँ से घूमता घूमता ऐसे बाहर की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा था, ठीक है। पहले वो देखो वो बिल्कुल जो था ना वो अंदर था, लेकिन बाद में देखो वो घूमता घूमता जो है ना वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो जो है ना वो टाइट होता रहेगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो लूज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि इसको मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा था, मतलब यहाँ से वो देखें बाहर आ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं तो वो अंदर की तरफ चलता रहेगा। तो ये जो है ना इस तरीके से चूंकि हमें देखो इसकी डायरेक्शन का बताना बड़ा जरूरी था। यहाँ पे जो आर एफ साइन थीटा है ना, आर एफ साइन थीटा ये हमें बता रहा है कि बेसिकली जो बॉडी है ना वो कितनी तेजी के साथ जो है ना वो रोटेट करेगी। ये बेसिकली बताता है रोटेशन के बारे में, कितनी स्पीड के साथ जो है कितनी तेजी के साथ रोटेट करेगा। और एन डायरेक्शन ये बताता है कि वो बॉडी की जो रोटेशन है ना वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेट तो कर रही है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट करने के बाद ये स्क्रू जो है ना वो किस तरफ मूव करेगा जो है ना वो ये एन डायरेक्शन बताता है, ठीक हो गया। अगर आप एफ को उसके साथ आर के साथ जो है नीचे की तरफ जो है वो लेट्स सपोज फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे ना तो तब आर और एफ का जो क्रॉस आएगा, ठीक है, फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्स अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ लगा दूं तो तब आर एफ के लॉन्ग जो है ना वो रोटेट करूंगा तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। तो इसलिए इसको जो है ना जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, घुमाने की वजह से जो स्क्रू जो है ना वो अंदर की तरफ जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे चूंकि इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा आया है, इसलिए फार्मूला के अंदर जो है ना हम कहते हैं वो ए क्रॉस बी जो है ना वो ए बी साइन थीटा है। और डायरेक्शन की जरूरत भी इसलिए पेश है कि हमें बताना पड़ेगा वो स्क्रू जो था ना वो किस तरह मूव किया है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में जो है ना वो हमारा जानना बड़ा जरूरी था। अच्छा, तुम्हारे पास ये जो आर एफ साइन ऑफ थीटा है ना जो कि उसकी मैग्नीट्यूड है वो बताती है कि हाउ मच रोटेशन, ठीक हो गया। ये आपने सुन लिया कि ये कितनी जरा जो बॉडी है ना कितनी स्पीड के साथ जो है ना वो रोटेट करेगी, ठीक है। उसमें रोटेशन कितनी ज्यादा जो है ना वो होगी। और ये एन ये बताता है कि वो रोटेट करती हुई जो है ना वो किस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। और मैं जैसे देखा जैसे नट को हम रोटेट कर रहे थे ना तो वो ऐसे बाहर की तरफ जो है ना मूव कर रहा था। तो ये बताता है बेसिकली टार्क, ठीक हो गया, कि जब भी बॉडी किसी ऊपर फोर्स लगेगी तो वो बॉडी जो है वो रोटेट करेगी, वो कितनी स्पीड से रोटेट करेगी और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी ना, ये सब कुछ जो है वो हमें टार्क बताता है, जो कि आर और एफ का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। जो कि ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बता रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी सॉरी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना वो आता है। तो इसके साथ बच्चों हम चलते हैं, और भी इसके अलावा बड़ी और एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मूवमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस हमारे पास जो है वो पी होता है उसके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह और भी एग्जांपल्स है, वो थोड़ा सा हम अगले लेवल पे अगले चैप्टर में जाएंगे तो हम वहां जाके ना इन चीजों को दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर की जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Part 3 Characteristics of Vector Product.
तो बच्चों लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है ना, वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट के जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, उसकी क्या क्या आखिर प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके अंदर खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको बच्चों हम जानते हैं। जो सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी है ना, जैसे याद करें स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सबसे ये पहली ये प्रॉपर्टी देखिए, वो ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर था। मतलब अब उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते से आगे पीछे रखे तो वो उनका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता था। लेकिन जब हमने यहाँ पे किया ना, ए क्रॉस बी किया तो हमारे पास ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन आया। लेकिन जब हमने बी क्रॉस ए किया ना, तो उसका आंसर क्या आया, बोला हमारे पास वो आया माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा। क्या बोला, माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो दोनों के आंसर जो है वो सेम नहीं आए, दोनों के आंसर सेम नहीं आए, दोनों के अंदर ये प्लस है, ये हमारे पास माइनस है, दोनों के आंसर सेम नहीं ना आए। तो जब दोनों को ऑर्डर चेंज करने से जो है ना, वो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के जो है वो इक्विवेलेंट नहीं आया। ठीक हो गया। तो इसलिए इसे इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ना, उसे हम कहते हैं ये नॉन कम्यूटेटिव है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों नॉन कम्यूटेटिव है कि हमारे पास जो बी क्रॉस ए है ना, वो बराबर नहीं है ए क्रॉस बी के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैथ्स के अंदर जो है ना वो नॉन कम्यूटेटिव। अगर ऑर्डर चेंज करके हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर सेम ना आए जो है ना, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव। तो वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो जब वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उनका आंसर जो है सेम नहीं आता, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है। अगर आंसर सेम आना हो तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा जो एन डायरेक्शन था ना, वो चूंकि ए क्रॉस बी के बराबर है, तो अगर बी क्रॉस ए को हमने उसके बराबर करना ही है ना, तो हम कहते हैं कि वो दोनों आपस में है तो बराबर ही। मतलब बी क्रॉस ए जो है वो दोनों बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है बोला, ऑपोजिट है। ठीक है। इस लिहाज से हम मैग्नीट्यूड सेम कह सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन जो है उनकी क्या बोला, ऑपोजिट है। ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बराबर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उनके ऑपोजिट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उनके बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है परपेंडिकुलर। कि जब भी दो वेक्टर्स को जो है ना वो हम परपेंडिकुलर रखेंगे ना, तो तब इनका आंसर हमारे पास ना क्या आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी वेक्टर है। ठीक है। अब इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल बन रहा था ना, वो 90 डिग्री था। मतलब जो थीटा था वो कितना बोला, 90 डिग्री। तो तब इन दोनों का जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, तो उनका आंसर जो है वो मैक्सिमम आता है। मतलब तब ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो क्या आएगा वाला, यहाँ पे है ए बी। ठीक है। और साइन थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, साथ में एंगुलर वेक्टर। अब याद रखना है, जैसे कॉस की वैल्यू जो थी ना वो बच्चों याद रखनी है। कॉस की वैल्यू जीरो के ऊपर जो थी ना वो मैक्सिमम थी, वो उसका आंसर मैक्सिमम आता है ना 0 डिग्री के ऊपर। तो साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आंसर जो है ना वो 90 के ऊपर मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो साइन 90 के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम आंसर आता है उसका। तो जब साइन का आंसर जो मैक्सिमम है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे ए बी, इधर हमारे पास यहाँ 1 पुट करेंगे, इधर बन जाएगा एंड यूनिट वेक्टर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी एन यूनिट वेक्टर। ठीक है। जो कि हमारे पास ये जो आंसर है ना, ये मैक्सिमम है। ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना, ये मैक्सिमम हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ अगर चलें, तो वो हमारे पास होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसको आप दो हिस्सों में भी कन्वर्ट कर जो है ना वो चेंज कर सकते हो। पैरेलल और एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, तो तब उस कंडीशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो क्या आएगा। फर्स्ट हमारे पास वेक्टर ए ये है, और जो बी वेक्टर है उसकी स्टेट दुम से ही वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो उसके पैरेलल है। ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो तब जो एंगल भी बनेगा ना वो बनेगा 0 डिग्री। ठीक है। हमें पता है, हम पहले सीख चुके हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, तो उनका जो एंगल है ना वो 0 होता है। एंगल 0 कितना है कि दोनों साथ जुड़े हैं। ठीक है। ऐसे साथ जुड़े। थोड़ा सा अगर यहाँ 90 काम करता है, यहाँ 45 हो गया, 45 30, या दोनों साथ जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, एंगल कितना आएगा वाला, 0 डिग्री आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब पैरेलल होंगे ना वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमारे पास क्या है, ए क्रॉस जो बी है वो आएगा हमारे पास ए बी, साथ में आएगा हमारे पास साइन 0 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर। अब साइन 0 डिग्री पे कितना होता है,
साइन 0 पे होता है हमारे पास, साइन याद रखिएगा साइन 0 के ऊपर और 180 के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है ना उसका आंसर 0 के बराबर होता है। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा वाला, ए बी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे एन वेक्टर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से, ए बी को मल्टीप्लाई करने से 0 के साथ जो है ना इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या ये बोला, इधर 0 तो बन जाएगा लेकिन जो ये एन यूनिट वेक्टर है ना ये 0 नहीं होगा। ऐसा वेक्टर जिसकी, ये देखो मल्टीप्लाई करने से यहाँ 0 आ गया, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो ना उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर, जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना तो इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम ओ के साथ जो है ना ऊपर बार लगा के जो है ना वो शो करते हैं। ये नल वेक्टर की जो है ना वो प्रेजेंटेशन है। इसके साथ अगर मैं इसको एंटी पैरेलल कर दूं, ठीक है, एक वेक्टर जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और जो दूसरा वेक्टर है वो अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो तब इनके दरमियान हमें पता है जब ये दो एंटी पैरेलल होंगे ना तो इनके दरमियान एंगल कितना आएगा बोला, 180 डिग्री आएगा। तो थीटा बराबर होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो जब यहाँ पे थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तब हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आएगा, तब ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा इक्वल टू, अब वो भी आएगा ए बी साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड वेक्टर। अब यहाँ पे भी जब हम 0 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सारा आंसर 0 हो जाएगा और इधर बनेगा ये फिर से नल वेक्टर। तो चाहे वेक्टर दो हैं वो दोनों पैरेलल हो, चाहे वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा बोला, 0 डिग्री ही आएगा। ठीक हो गया, पैरेलल के नहीं एंटी पैरेलल, दोनों का आंसर जो है नल वेक्टर आएगा। लास्ट वाली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर जो है ना कहते हैं बेसिकली ये सिखाना ये चाह रहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट को ना आखिर हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो वेक्टर प्रोडक्ट को याद रखना है कि एक डायग्राम होती है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर होती है, ठीक होती है पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि एक ऐसी डायग्राम जिसकी जो है ना वो साइड जो है ना वो एंगल ऑपोजिट साइड्स तो सेम हो जैसे रेक्टेंगल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ना वो 90 का ना हो, ठीक है, वो थोड़ी सी जो साइड्स है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी हो। इस शेप को हम नाम देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो बच्चों हम जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमारे पास जो है वो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसी तरह अगर हम लेट्स सपोज उसकी मैग्नीट्यूड के जरिए जो है ना सिर्फ उसकी जो है वो एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या आएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहूँ ना, अगर इस वेक्टर को ये वाली साइड को लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ हमारे पास ये ए है और ये वाली हमारे पास बी है, ये वाली साइड ए वेक्टर होगी और ये वाली साइड हमारे पास बी में होगी। अब ये जो अगर ये हमारे पास एक वेक्टर हो, ठीक है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ए की मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास सिंपल ए और इसकी मैग्नीट्यूड होगी सिंपल बी, लेकिन अगर इसके हमारे कंपोनेंट्स को जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाओ ना तो हमारे पास देखो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा बी साइन ऑफ थीटा, उसकी मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ थीटा सॉरी, और जो ये वाला कंपोनेंट ये होगा हमारे पास बी साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना आप लोग याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेसिकली किसके वाला, बेस मल्टीप्लाई उसकी हाइट, बेस मल्टीप्लाई उसकी हाइट। अब बेस क्या है बोला, बेस मल्टीप्लाई उसकी हाइट। अब बेस की वैल्यू क्या बोला, अब ये अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास सिंपल क्या ही बोला ए होगी, और उसके बाद और अगर हमारे पास ये उसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या बोला बी साइन ऑफ थीटा है, तो हमारे पास आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। और इन दोनों को अगर हम हल कर देंगे हमारे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास बोला ए
बी साइन ऑफ थीटा आ गया। इसका मतलब जो एरिया है ना बेसिकली वो ए बी साइन ऑफ थीटा आ गया। और ए बी साइन ऑफ थीटा है क्या बोला, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड का सिंबल इस तरह से कि वो बेसिकली जो है ना वो ए क्रॉस बी की जो है ना वो मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है ना उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के जो है ना वो बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ तक जो है वो हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिस्कस कर ली जो कि बुक के ऊपर जो है ना वो डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारा जो है ना लेक्चर कंप्लीट हो गया। वेक्टर प्रोडक्ट हमने हमने किया क्या बोला, उसे जल्दी से हम जो है ना वो समरी करते हैं। हमने वेक्टर प्रोडक्ट सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट था क्या, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का है ना उसी की एक जो है ना ब्रांच थी जो कि वेक्टर प्रोडक्ट था। उनको हम करके देखा कि हमारे पास वो उसका फॉर्मूला देखा ए बी साइन थीटा हमारे पास इंटरेक्शन होता है। यहाँ ये मैग्नीट्यूड को दूसरा जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन को इंडिकेट करके हमने राइट हैंड रूल यूज किया। उसके बाद हमने एग्जांपल के साथ टॉर्क एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके उसको अच्छी तरह से समझा कि बेसिकली डायरेक्शन किस तरफ होती है, रोटेशन कौन सी चीज करती है, वो सब कुछ हमने समझा। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो ये था हमारे पास बच्चों लेक्चर, उसका जो है ना वो इसका हम वाइंड अप करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने वो 9 क्लास के अंदर सीखी थी उसको हम सिंबॉलिकली भी और ग्राफिकली दोनों तरीकों से जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और वो इक्वेशंस कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं वो उसको हम बच्चों समझेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंसेप्चुअल बात बताता चलूं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके साथ साथ बच्चों प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी होता है। ठीक हो गया, उसे हम ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसे ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको वो भी चीज सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ना जो है कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी चीज सिखाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया ना, तो हम तीन वेक्टर्स को भी जो है ना वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों हम चलते हैं। हमारा मोटिव क्या है, लर्न थिंक एंड अप्लाई। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो समझना है बच्चों चीजों को, उसके बारे में सोचना है और उसे हर जगह जो है ना वो अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कंसेप्चुअली समझना है। ओके जी, इसके साथ मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।